तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त हॉलीवुड साई-फाई फिल्म मिकी 17 के बारे में, जिसमें लीड रोल में है रॉबर्ट पैटिंसन। जबकि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साउथ कोरिया के मशहूर निर्देशक बॉन्ग जून-हो ने, जिनकी पिछली फिल्म पैरासाइट ने पूरी दुनिया में धूम मचाई थी और ऑस्कर भी अपने नाम किया था। अब बात करें मिकी 17 की, तो ये फिल्म भी उतनी ही दमदार है। इसमें है थ्रिल, ड्रामा और एक अनोखा कॉन्सेप्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये फिल्म पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ, ताकि आप बिना फिल्म देखे भी इसकी स्टोरी को मजे लेकर जान सके। तो भाई लोगों, अगर आपको साई-फाई और माइंड बेंडिंग स्टोरीज पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसीलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए मिकी 17, ताकि हमको पता चले कि आप हमारे साथ हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि अगली बार जब हम ऐसी कोई जबरदस्त वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस खास वीडियो को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मिकी 17। फिल्म की शुरुआत होती है एक बेहद उन्नत और भविष्य की दुनिया से। एक ऐसी दुनिया जो हमारी आज की दुनिया से कई साल आगे निकल चुकी है। यहाँ की टेक्नोलॉजी भले ही हाई लेवल की हो, लेकिन हालात बेहद चिंताजनक है। इस फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी में इंसानों की जिंदगी धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही है। कारण है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक इस्तेमाल करना। वर्षों तक इंसानों ने जरूरत से ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब धरती पर रहने लायक कुछ बचा ही नहीं है। इसी संघर्षपूर्ण दुनिया में हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर मिकी से, जिसे निभाया है मशहूर एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन ने। मिकी एक आम इंसान है जो अपने करीबी दोस्त टिमोन के साथ रह रहा है। दोनों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है, लेकिन फिर भी वो हार मानने वाले नहीं होते। कुछ कर दिखाने के जज्बे के साथ दोनों मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाते हैं। अपने इस बिजनेस आइडिया को शुरू करने के लिए वो एक लोन शार्क से पैसे उधार लेते हैं। ये शार्क ऐसे लोग होते हैं जो ऊंचे ब्याज पर पैसा उधार देते हैं और बदले में सख्त शर्तें लगाते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जल्द ही उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है और वो पूरी पूंजी खो बैठते हैं। अब चूंकि वो लोन की रकम लौटाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए लोन शार्क गुस्से में आकर दोनों को पकड़ लेता है। जब उसको समझ आता है कि इन दोनों के पास वाकई में कुछ नहीं बचा है, तो वो उन्हें मारने की धमकी देता है। लेकिन तभी वो एक और रास्ता निकालता है। वो उन्हें एक बेहद खतरनाक स्पेस एक्सपेरिमेंट में जबरदस्ती शामिल कर देता है। शर्त यही होती है कि या तो वो इस मिशन का हिस्सा बने या फिर अपनी जान गंवा दे। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में और जानने के लिए हमें मिलवाया जाता है एक और महत्वपूर्ण किरदार से, जिसका नाम होता है केनेथ मार्शल, जिसको निभाया है एमसीयू के मशहूर हल्क यानी कि मार्क रफेलो ने। लेकिन इस फिल्म में उनका किरदार एक पावरफुल, प्रभावशाली और बेहद अमीर इंसान का है, जो इस पूरे स्पेस मिशन को संचालित कर रहा है। केनेथ मार्शल सिर्फ एक आम बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि वो अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ चुका था। हालांकि दोनों ही बार उसको हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उसकी दौलत, पावर और प्रभाव में कोई कमी नहीं आई थी। उसकी अपनी एक विशाल कंपनी थी जो इंसानों पर अलग अलग वैज्ञानिक प्रयोग करती थी। इन प्रयोगों का मकसद था इंसानों को बेहतर बनाना, उनके भीतर की शारीरिक और मानसिक कमजोरियों को दूर कर उन्हें अधिक विकसित और सक्षम बनाना। इसी कंपनी में एक बेहद बुद्धिमान लेकिन मानसिक रूप से अस्थिर वैज्ञानिक काम करता था। ये वैज्ञानिक बेहद होशियार था, लेकिन साथ ही में इसके अंदर बहुत नफरत और हिंसा भरी हुई थी। खासकर उसे बेघर और गरीब लोगों से नफरत थी और जब भी वो किसी ऐसे इंसान को देखता था तो उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता था। इस वैज्ञानिक ने गुपचुप तरीके से एक खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, जिसका नाम था प्रोजेक्ट ह्यूमन मल्टीपल। इस प्रोजेक्ट का मकसद था इंसानों के शरीर से ब्लड, फ्लैश और डीएनए जैसे तत्वों को लेकर एक नई और अधिक शक्तिशाली बॉडी बनाई जाए, यानी एक इंसान की खामियों को सुधार कर एक परफेक्ट क्लोन तैयार करना। इस प्रयोग को दुनिया की भलाई के नाम पर शुरू किया गया, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। इस मानसिक रूप से बीमार वैज्ञानिक ने चुपचाप अपनी तरह के 2 क्लोन तैयार कर लिए और अब ये दोनों क्लोन भी उसी की तरह शहर में घूम घूम कर गरीब और बेसहारा लोगों की हत्या करने लगे। जब ये सिलसिला लगातार बढ़ने लगा, तब सरकार की नजर इस पर पड़ी
जांच के बाद सच्चाई सामने आ गई कि इन हत्याओं के पीछे वही वैज्ञानिक और उसके बनाए गए क्लोन हैं। साथ ही में ये खुलासा भी हुआ कि ये सब केनेथ मार्शल की कंपनी में चल रहा था। इस भयावह सच्चाई के बाहर आने के बाद सरकार ने इस प्रोजेक्ट को इंसानियत के लिए खतरा घोषित कर दिया और इसे पूरी तरह से बंद करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन तभी केनेथ मार्शल ने एक नया प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अगर उसकी रिसर्च को धरती पर खतरा माना जा रहा है तो अब से वो इन एक्सपेरिमेंट्स को धरती से दूर अंतरिक्ष में करेगा और इसमें हिस्सा वही लोग लेंगे जो अपनी मर्जी से इसके लिए तैयार होंगे। इस तरह पृथ्वी सुरक्षित रहेगी और रिसर्च भी जारी रहेगी। सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है। अब केनेथ मार्शल ने ऐसे वॉलंटियर्स को चुना जो या तो मजबूरी में थे या खुद इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते थे। वो उन सभी को एक विशेष स्पेसशिप में भरकर अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी करता है। इसी मोड़ पर कहानी फिर से मिकी और टिमोन पर लौटती। हमें पता चलता है कि लोन शार्क, जिसे मिकी और टिमोन अपना कर्ज नहीं चुका पाए थे, अब उन्हें इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने पर मजबूर कर रहा है। उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता है, इसीलिए मजबूरी में वो इस रिसर्च मिशन का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ टिमोन को प्लेन उड़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है। वहीं मिकी को चुना जाता है ह्यूमन मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए और उसका नाम रखा जाता है एक्सपेंडेबल। अब हम देखते हैं कि केनेथ मार्शल, उसकी पत्नी और बाकी सभी चुने हुए वॉलंटियर्स स्पेसशिप में बैठकर स्पेस की ओर रवाना हो जाते हैं। जैसे स्पेसशिप पृथ्वी की कक्षा से बाहर आती है, केनेथ और उसकी पत्नी सबके सामने आकर एक स्पीच देते हैं। वो बताते हैं कि अब ये मिशन पृथ्वी से नहीं बल्कि बर्फ से ढके हुए एक प्लैनेट पर पूरा किया जाएगा। उस प्लैनेट का नाम है नाइफलहाइम और अब इन सभी का अगला पड़ाव वही अजनबी, ठंडी और रहस्यमय दुनिया है जहाँ इंसान की परीक्षा ली जाएगी। साथ ही वो लोग नाइफलहाइम नाम के एक बर्फीले ग्रह पर ये जांच करने वाले हैं कि क्या वो ग्रह इंसानों के रहने लायक है या फिर नहीं। अगर वो रहने के लायक निकलता है तो इंसानों को जल्द से जल्द वहां बसाने की तैयारी की जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि उस ग्रह तक पहुंचने में उनके स्पेसशिप को करीब 42 साल लगेंगे, यानी कि अगले 42 सालों तक उन सभी को उसी स्पेसशिप में रहना होगा। अब दोस्तों, आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि ब्रह्मांड में ग्रहों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। अब हम स्पेसशिप के अंदर की कहानी पर आते हैं, जहाँ मिकी बाकी वॉलंटियर से मिलता है। इन्हीं लोगों में एक लड़की भी होती है जिसका नाम नाशा है। मिकी और नाशा की दोस्ती जल्दी गहरे रिश्ते में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, खाना पीना और सोना तक साथ करते हैं। मिकी दरअसल एक खास तरह के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है। उसे एक एक्सपेंडेबल यानी कि बलिदान योग्य बनाया गया है। इसका मतलब है कि उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट होंगे और उसके मरने के बाद उसकी बॉडी को फिर से प्रिंट करके नया मिक्की तैयार किया जाएगा। हर बार जब भी मिक्की की मौत होगी उसकी एक नई बॉडी बनाई जाएगी, तब वो मिक्की पहले वाले मिक्की से और ज्यादा उन्नत यानी अपग्रेडेड होगा। इसीलिए एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में उसका नाम रखा जाता है मिक्की 1। अब काफी समय बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि सभी लोग आखिरकार नाइफलहाइम ग्रह पर पहुंच जाते हैं। मिकी 1 को सबसे पहले इस ग्रह के वातावरण को जांचने के लिए बिना मास्क के बाहर भेजा जाता है, लेकिन वहाँ की हवा में खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिनसे मिकी 1 की मौत हो जाती है। इसके बाद उसका अगला वर्जन मिकी 2 बनाया जाता है जो पहले से ज्यादा इम्यून है, लेकिन दुर्भाग्य से मिकी 2 भी जिंदा नहीं रह पाता। फिर आते हैं मिकी 3, मिकी 4 और इसी तरह एक के बाद एक कई सारे मिकी तैयार किए जाते हैं, लेकिन उन सभी मिकी की मौत हो जाती है। आखिरकार मिकी 17 एक ऐसा पहला वर्जन बनता है जो इन वायरस और बैक्टीरिया को पूरी तरह से झेल पाता है। यानी अब मिकी 17 नाइफलहाइम की हवा में बिना किसी परेशानी के सांस ले सकता है। अब तक मिकी 16 बार मर चुका होता है और 17वें प्रयास में वो पूरी तरह इम्यून हो जाता है। इसके बाद मिकी 17 के खून से वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करते हैं जिसे बाकी सभी स्पेसशिप के इंसानों को दिया जाता है ताकि वो भी उस ग्रह की हवा में जिंदा रह सके। अब जब सारे इंसान सुरक्षित हो जाते हैं तो एक नई रिसर्च टीम बनाई जाती है जिसमें मिकी 17 और उसके 3 साथी शामिल होते हैं। ये चारों रिसर्च के लिए पास की गुफा में जाते हैं जहाँ पर उन्हें विशालकाय कीड़े नजर आते हैं। उन डरावने कीड़ों को देखकर सभी घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान उनकी टीम की एक लड़की बर्फ और मलबे के नीचे दब जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर वो कीड़े उस लड़की को खा जाते हैं। बाकी बचे 3 लोग किसी तरह वहाँ से भागकर स्पेसशिप लौट आते हैं। स्पेसशिप में वैज्ञानिक जब इन घटनाओं का विश्लेषण करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये कीड़े इंसानी मांस के शौकीन हैं और अगर कोई इंसान उनके पास गया तो वो उसको चबा जाएंगे। जब ये बात मिशन लीडर केनेथ मार्शल को पता लगती है
तो वो गुस्से से भर उठता है, खासकर मिकी 17 पर, क्योंकि वो अपनी टीम की उस लड़की को बचाने में नाकाम रहा था। केनेथ मार्शल चाहता है कि वो सभी लोग जिंदा रहें ताकि वो उन पर अपने मन मुताबिक प्रयोग कर सके, लेकिन इसके बाद ही केनेथ मिकी 17 को दोबारा उसी रहस्यमय गुफा में भेजता है और उसको हुक्म देता है कि वो वहां से किसी एक कीड़े को पकड़ कर ले आए जिससे वो आगे के टेस्ट कर सके। असल में वो मिकी को इसलिए भेजता है क्योंकि उसको पता है कि अगर मिकी मर भी गया तो उसका एक और क्लोन बना दिया जाएगा। अब मिकी 17 वापस गुफा के अंदर जाता है, लेकिन इस बार उसका पैर फिसल जाता है और वो गुफा में अंदर गहराई में गिर जाता है। वहां पहुंचने पर वो देखता है कि उस जगह पर बहुत सारे विशालकाय कीड़े मौजूद हैं। उन सभी में से एक कीड़ा इतना बड़ा होता है कि बाकियों के मुकाबले उसका आकार डरावना लगता है। अब वो बड़ा कीड़ा मिकी के पास आने लगता है और धीरे धीरे उसके पैरों को पकड़ लेता है। तभी उसके चारों तरफ बहुत से छोटे छोटे कीड़े इकट्ठा हो जाते हैं। मिकी को लगता है कि अब उसका अंत नजदीक है, पर तभी कुछ अजीब होता है। कोई भी कीड़ा उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि वो सब उसे हल्के हल्के धक्का देकर गुफा से बाहर की ओर ले जाने लगते हैं, जैसे वो सब मिलकर उसकी मदद कर रहे हों। कुछ समय बाद कीड़े मिकी को गुफा के मुहाने तक छोड़कर लौट जाते हैं। मिकी बहुत हैरान होता है, उसे समझ ही नहीं आता कि उन्होंने उसको खाया क्यों नहीं, और सबसे ज्यादा ये बात उसको परेशान करती है कि उन्होंने उसे बाहर क्यों निकाल दिया। बहरहाल ठंड से कांपता हुआ मिकी किसी तरह वापस स्पेसशिप में पहुंच जाता है। उधर वैज्ञानिक ये मान लेते हैं कि मिकी 17 अब जिंदा नहीं रहा, क्योंकि उनको पता होता है कि वो कीड़ों के बीच गिर गया था। इसी सोच के चलते वो मिकी 18 का क्लोन प्रिंट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मिकी 17 अपने कमरे में पहुंचता है, वो खुद को यानी मिकी 18 को वहां पर देखकर चौंक जाता है। मिकी 17 गुस्से में मिकी 18 से कहता है कि वो जाकर रिपोर्ट करेगा ताकि उसे खत्म कर दिया जाए। मिकी 18 डर जाता है और उसको रोकते हुए कहता है, मैं अभी नया हूँ, सिर्फ कुछ घंटे पहले ही मैं इस दुनिया में आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज मुझको जीने दो। लेकिन मिकी 17 उसकी बात को ठुकरा देता है और कहता है कि हर बार जब मेरा क्लोन बना मुझको लगा कि मैं फिर से जिंदा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि मैं गलत था। अगर इस बार मरा तो शायद मैं दोबारा ना बन सकूं, मेरा अस्तित्व यहीं खत्म हो जाएगा। ये कहते ही मिकी 17 रिपोर्ट करने भाग जाता है, मगर तभी मिकी 18 उसको बेहोश कर देता है और उसको ले जाकर जला देना चाहता है। लेकिन जैसे ही उसको जलाने की कोशिश करता है, तभी वहां पर नाशा और कुछ लोग पहुंच जाते हैं, जिससे मिकी 18 का प्लान फेल हो जाता है। अब धीरे धीरे हमें ये समझ आने लगता है कि मिकी 17 एक भोला और मासूम किस्म का इंसान है, जबकि मिकी 18 में चालाकी और बदमाशी है। इसके बाद मिकी 18 नाशा के रूम में जाता है, पीछे से मिकी 17 भी वहां पर पहुंच जाता है। नाशा को सच्चाई पता चलती है कि मिकी के 2 क्लोन हैं, मगर चौंकाने वाली बात यह है कि वो दोनों को स्वीकार कर लेती है। लेकिन यहीं पर एक नया ट्विस्ट आता है। केनेथ मार्शल की एजेंट काई उन तीनों को एक साथ देख लेती है और तुरंत भागती है ताकि वो केनेथ को इसकी खबर दे सके। मिकी 17, 18 और नाशा तीनों को एहसास हो जाता है कि अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी तो नियम के अनुसार दोनों क्लोन को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए मिकी 18 बंदूक लेकर केनेथ को मारने निकल पड़ता है, जबकि मिकी 17 उसके पीछे पीछे दौड़ता है ताकि वो उसको रोक सके। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि केनेथ स्पेसशिप के हॉल में मौजूद है। उसके पास एक बड़ा काला पत्थर है, नाइफलहाइम प्लैनेट का पत्थर। वो सबको बताता है कि ये पत्थर धरती पर ले जाकर बेचने लायक है। जैसे सोना और हीरे की कीमत होती है, वैसे ही इसके टुकड़ों की भी कीमत होगी। अब जैसे वो पत्थर की कटाई करवाता है, उसमें से एक विशाल कीड़ा बाहर निकलता है, हूबहू वैसा ही जैसा गुफा में दिखाया गया था। वहां मौजूद लोग डर के मारे कांप जाते हैं। उसी वक्त मिकी 18 वहां पर पहुंचता है और केनेथ पर फायर कर देता है, लेकिन अफरा तफरी के कारण उसका निशाना चूक जाता है, जिस वजह से केनेथ बच जाता है। इसके बाद स्पेसशिप के गार्ड मिलकर उस कीड़े को गोली से मार देते हैं, लेकिन तभी उसी पत्थर से एक और कीड़ा निकल आता है। सौभाग्य से मिकी 17 भी वहां पर पहुंच जाता है और केनेथ उसको ऑर्डर देता है कि उस कीड़े को पकड़ लो। मिकी 17 वैसा ही करता है और उस कीड़े को पकड़वा देता है। वैज्ञानिक उसको कैद कर लेते हैं ताकि उस पर प्रयोग हो सके, लेकिन जैसे ही कीड़ा कैद होता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि गुफा में मौजूद बाकी सभी कीड़े उसको सुन लेते हैं। इसके बाद सभी कीड़े गुफा से बाहर निकलते हैं और सीधा स्पेसशिप की ओर बढ़ने लगते हैं। उधर जो भी साइंटिस्ट इन कीड़ों की हरकतों को मॉनिटर कर रहे थे, उन्हें अब ये साफ दिखने लगा था कि ये सारे कीड़े एक साथ मिलकर स्पेसशिप की ओर बढ़ रहे हैं। और क्योंकि अब तक ये बात भी क्लियर हो चुकी थी कि ये कीड़े बेहद ताकतवर है,
इसीलिए सभी साइंटिस्ट को डर था कि ये सभी कीड़े अंदर घुसकर स्पेसशिप भी तोड़ सकते हैं। ये बात वो लोग तुरंत केनेथ मार्शल को बताते हैं, लेकिन जब वो केनेथ को ये जानकारी दे रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि उसने मिकी 17, मिकी 18 और नाशा को गिरफ्तार कर लिया होता है। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि नंबर 18 ने उस पर फायर किया था और अब वो खुद अपनी आंखों से देख चुका था कि मिकी के 2 क्लोन जिंदा हैं। इसीलिए वो अब ऑर्डर देता है कि मिकी को मार दिया जाए। मगर जैसे सैनिक मिकी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी नाशा जोर से चिल्लाती है। वो केनेथ से कहती है कि साइंटिस्ट सही कह रहे हैं, वो सारे कीड़े स्पेसशिप की तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने उनका एक छोटा बच्चा कैद कर लिया है। नाशा उसको चेतावनी देती है कि अगर जान बचानी है तो तुरंत उस छोटे कीड़े को वापस भेजना होगा, वरना ये कीड़े अंदर घुसकर हम सबको मार देंगे। लेकिन केनेथ उसकी बात नहीं मानता है, उल्टा वो एक और चाल चलता है। वो मिकी 17 और मिकी 18 से कहता है कि बाकी इंसानों को अगर कीड़ों के पास भेजा गया तो वो उनको मार देंगे, लेकिन कीड़ों ने तुम दोनों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसीलिए तुम दोनों उनके पास जाओ और उन्हें किसी भी तरह स्पेसशिप के और पास ले आओ। दरअसल केनेथ ने पहले से ही स्पेसशिप में एक जहरीली गैस तैयार कर रखी थी जो बहुत ताकतवर थी और एक बार में सभी कीड़ों को मार सकती थी। बस शर्त ये थी कि सारे कीड़े गैस की रेंज में होने चाहिए। इसीलिए वो मिकी के दोनों क्लोन को बाहर भेज देता है, लेकिन जैसे दोनों क्लोन बाहर जाने लगते हैं तभी एक युवा महिला वैज्ञानिक मिकी 17 को एक खास ट्रांसलेटर डिवाइस देती है। वो बताती है ये डिवाइस कीड़ों की भाषा को समझने के लिए बनाया गया है। हालांकि पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, लेकिन शायद इससे बातचीत हो सकती है। अब मिकी 17 और मिकी 18 उस डिवाइस को लेकर सीधा कीड़ों के पास जाते हैं और वहां उनके लीडर से मिलते हैं। मिकी ट्रांसलेटर की मदद से बात करने की कोशिश करता है और वो हैरान रह जाता है क्योंकि डिवाइस वाकई में काम कर रहा होता है। उसकी बात कीड़े समझ पा रहे होते हैं और उनकी बात अंग्रेजी में मिकी को समझ आती है। मिकी सबसे पहले पूछता है कि वो सारे कीड़े स्पेसशिप की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। इस पर उनका लीडर कहता है कि उसके 2 बच्चे गलती से इंसानों के स्पेसशिप में चले गए थे, लेकिन इंसानों ने एक को मार दिया और अब एक को कैद कर रखा है, इसलिए वो बदला लेने आ रहे हैं। मिकी फिर पूछता है कि जब वो पहली बार उनकी गुफा में गया था तब उन्होंने उसको क्यों नहीं मारा बल्कि उसकी जान क्यों बचाई थी। जिस पर कीड़ों का लीडर बताता है कि वो वजह एक सीक्रेट है जिसको वो नहीं बताएगा। इसके बाद मिकी लड़ाई रोकने की बात करता है। वो कहता है कि अगर कोई तरीका है इस टकराव को टालने का तो बताओ। इस पर कीड़ों का लीडर कहता है अगर तुम लोग सच में शांति चाहते हो तो जिस कीड़े को कैद किया है उसको वापस कर दो और जिस कीड़े को मारा है उसके बदले में एक इंसान की बलि दे दो, तब ये लड़ाई रुकेगी। अब उधर स्पेसशिप में केनेथ मार्शल बहुत गुस्से में है क्योंकि उसने मिकी को कीड़ों को पास लाने के लिए भेजा था, लेकिन वो वहाँ पर बातचीत में लगा हुआ है। इसीलिए केनेथ खुद गाड़ी लेकर सीधा कीड़ों के लीडर से बात करने निकल पड़ता है। वो तय करता है कि या तो वो कीड़ों को वापस भेजेगा या फिर अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो हमला करके उन्हें खत्म कर देगा। लेकिन ठीक इसी दौरान स्पेसशिप के अंदर नाशा चुपके से केनेथ की पत्नी से वो छोटा कीड़ा छीन लेती है। नाशा उस छोटे कीड़े को लेकर तेजी से स्पेसशिप से बाहर निकलती है और सीधा मिकी के पास पहुंचती है ताकि वो उस बच्चे कीड़े को उसके बड़े कीड़े के पास वापस कर सके। नाशा दौड़ती हुई मिकी तक पहुंचती है और फिर मिकी और नाशा मिलकर उस छोटे कीड़े को उसके मालिक को लौटा देते हैं। अब बड़े कीड़े को उसका बच्चा मिल चुका होता है, लेकिन उसकी शर्त के मुताबिक अब उसको एक इंसान की कुर्बानी चाहिए होती है। तभी वो सारे कीड़े वहाँ से वापस जाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पर केनेथ मार्शल भी पहुँच जाता है। ये देखकर मिकी 18 समझ जाता है कि केनेथ मार्शल उनके पास आ चुका है और क्योंकि केनेथ एक बेहद चालाक और बेरहम इंसान था, इसलिए मिकी 18 ये फैसला करता है कि इंसान की कुर्बानी के लिए सबसे सही व्यक्ति यही है, यानी केनेथ मार्शल। उसके बाद मिकी 18 सीधे केनेथ मार्शल की तरफ बढ़ता है और उससे लड़ाई शुरू कर देता है। अब हमें पता चलता है कि केनेथ मार्शल ने पहले से ही मिकी 17 और मिकी 18 की बॉडी पर बम फिट करवा रखे थे और उन बम का कंट्रोल उसके पास था। लेकिन लड़ाई के दौरान मिकी 18 चालाकी से उसके हाथ में लगे डिवाइस से नंबर 18 वाला बम एक्टिवेट कर देता है। इसका नतीजा ये होता है कि मिकी 18 के साथ साथ खुद केनेथ मार्शल भी धमाके में मारा जाता है। इस तरह उस बड़े कीड़े के बदले की मांग पूरी हो जाती है और फिर सारे कीड़े शांत होकर वहां से वापस लौट जाते हैं। अब मिकी 17, मिकी 18 की कुर्बानी और नाशा की मदद से सभी इंसानों की जान बच जाती है और क्योंकि अब केनेथ मार्शल की मौत हो चुकी थी, इसीलिए मिकी 17 और नाशा मिलकर उस पूरे ह्यूमन क्लोन एक्सपेरिमेंट को बंद कर देते हैं और बाकी सारे इंसानों को लेकर स्पेसशिप से वापस धरती पर लौट आते हैं। धरती पर लौटने के बाद सब लोग
एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मिकी 17 की। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपके पास कोई और मूवी का रिकमेंडेशन है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।